So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our history class. आज हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि हमारे PT2 में आने वाला है, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो दो चैप्टर हम लोग के हिस्ट्री में आने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा मजेदार है, तो पहले इसको देख लेते हैं। वो वाला भी इससे थोड़ा सा कम मजेदार है, लेकिन है ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तुम्हें लगेगा। ठीक है, तो जो बचे हुए 2 दिन हैं हमारे इस वीक में, इसमें इसको हम लोग कुछ हद तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ अपना ये जो भी वीडियो रहेगा 30-35 मिनट का, इसको अच्छे से देखना, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सकें और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सोशल साइंस में इन टेक्स्ट क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, अंदर से क्वेश्चन बना करके दिए जा रहे हैं, तो MCQs आ जाता है, असर्शन रीजन आ जाता है। तो बहुत ध्यान से कंटेंट को देखना जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और जो कुछ भी दिक्कत बने शाम को जरूर पूछ लेना। ठीक, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये रहेगा अपना चैप्टर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब पहले समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का मतलब आखिर क्या होगा। तो सोसाइटी जानते हो, सोसाइटी जहां ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सोसाइटी प्रोग्राम जिसे कहते हैं। तो ये सोसाइटी किसकी होगी? फॉरेस्ट की सोसाइटी होगी। फॉरेस्ट के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। एंड कॉलोनियलिज्म मतलब होता है पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया पर रूल किया करते थे तो उस पीरियड को कहते थे कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिशर्स के समय पर फॉरेस्ट की सोसाइटी किस प्रकार थी, उस समय किस तरीके से फॉरेस्ट कट करने के क्या रूल थे, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने चल रहे हैं। इस चैप्टर में मेनली देखा जाए तो 4 टॉपिक्स हैं। पहला है वाइड डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, तीसरा है रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, और लास्ट है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा। ठीक है, तो ये 4 मेन टॉपिक हमारे इस चैप्टर में हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि एक दिन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक देखें, मेन टॉपिक सिर्फ एक देखें, उसके जो भी सब टॉपिक्स हैं उसको तो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 4 दिनों में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धीमे तरीके से हम लोग चलेंगे, लेकिन जितना चलेंगे सॉलिड चलेंगे। जैसे आज वाइड डिफॉरेस्टेशन में लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स और प्लांटेशन, ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद इस तरीके से पढ़ाई करना कंसंट्रेट होकर के कि ये 3 टॉपिक तुम किसी को समझा सको कि डिफॉरेस्टेशन आखिर क्यों होता था, उसकी जो 3 टॉपिक्स हैं, 3 सब टॉपिक्स हैं, इसको समझा सको। इसी तरीके से धीरे धीरे करके सेकंड डे में ये लेंगे द राइज ऑफ द कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में 4th डे हम लोग फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा लेंगे। उसके बाद NCERT के जो एक्सरसाइज हैं वो तुम्हारे हवाले रहेंगे, तुम उसके सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिस तरीके से ज्योग्राफी में किए। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग आ जाते हैं अपनी NCERT पर। तो ये रहा अपना प्यारा सा चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, सारे काम धंधे छोड़ करके पूरी तरीके से अब आधे घंटे इस वीडियो के लिए हो जाओ। ठीक है, चलो भाई चलो। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम and identify all the things that come from forest. The paper in the book you are reading, desk and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane wrapper of your toffee, tendu leaf in BDs, gum, honey, coffee, tea and rubber. कह रहे हैं कि अपने आसपास यदि सिर उठा करके देखोगे तो तुम्हें जो चीजें फॉरेस्ट से आई हुई दिख रही हैं, जरा उनके नाम लो। जैसे कह रहे हैं कि पेपर इन द बुक, जो जिस किताब को तुम पढ़ते हो
सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस की, मैथ्स की, इनके जो पेपर होते हैं ये कहाँ से बनते हैं? तो ये फॉरेस्ट से ही तो आते हैं। फॉरेस्ट मतलब पेड़ से ही तो बनते हैं। डेस्क और टेबल जिस पर पढ़ाई लिखाई करते हो, जो स्कूल में बनी हुई है, वो भी फॉरेस्ट से आ रही हैं। डोर्स, विंडोज, यहाँ तक कि जो स्पाइसेस हैं फूड में वो है सेलोफेन रैपर ऑफ योर टॉफी, टेंडू लीफ इन बीडीज, बीड़ी में जो लीफ का यूज होता है, तेंदू की लीफ है, वो फॉरेस्ट से आ रही है। तो ऐसा देखा जाए तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं लगभग 90% चीजें फॉरेस्ट से ही आ रही हैं। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स which comes from sal seeds, the tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purpose। कह रहे हैं चॉकलेट्स में जो एक ऑयल पड़ता है वो कहाँ से आता है? साल सीड से आता है। साल एक ट्री है, उसकी जो सीड्स होती हैं उसके ऑयल से चॉकलेट में पड़ता है। चॉकलेट के कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर। टैनिन क्या करता है? ठीक है, मतलब जो ये लेदर होती है, लेदर हमारे स्किन को क्या करती है? कवर की रहती है। इससे हमारा जो सन रेज होती है ये उस पर इफेक्ट नहीं डालती है। हर्ब्स एंड रूट्स यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, हर्ब्स एंड रूट्स यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि मेडिसिनल है। जैसे हमारे हो गया नीम ट्री हो गई, तुलसी का पौधा जो हो गया, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं जो कि औषधि के रूप में यूज किए जाते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बम्बू, वुड फॉर फ्यूल, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। फॉरेस्ट से कह रहे हैं कि हमें और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे बम्बू से घर बनाए जाते हैं, लकड़ी के घर। वुड फॉर फ्यूल के रूप में हम वुड को यूज करते हैं। ग्रास, चारकोल में तुम्हारा वही कोयला आ जाता है। फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch। कह रहे हैं अमेजन फॉरेस्ट का नाम ले, ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है। अमेजन फॉरेस्ट का बात करें या वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वहां पर लगभग 500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यदि थोड़े दूर में तुम देखोगे, थोड़ी मतलब एक कह रहे हैं ना, इन वन फॉरेस्ट पैच, मतलब एक फॉरेस्ट में ही देखोगे तो वहां पर कुछ दूरी में ही तुमको लगभग 500 प्लस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे। A lot of this diversity is fast disappearing between 1700 and 1995, the period of industrialization. 13.9 million square kilometer of forest, or 9.3% of the world's total area, was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood। कह रहे हैं भाई साहब, पहले क्या होता था? पहले यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, लेकिन 1700 से लेकर के 1995 जो कि पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में जाना जाता है, इसमें 13.9 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट को सफाया कर दिया गया। क्यों सफाया कर दिया गया? तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कल्टीवेशन, वहां पर खेती करने के लिए, पास्चर्स मतलब होता है वो मतलब काट करके पौधों को, काट करके एनिमल्स को खिलाने के लिए यूज किया जाता है। फ्यूल वुड, फ्यूल के लिए उन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट रीजंस की वजह से इस 1700 से 1995 के बीच में फॉरेस्ट को कट किया गया, डिफॉरेस्टेशन हुआ। यहां देखो क्या लिखा है, असाल फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। Look at the different heights of the trees and plants in the picture and the variety of species. This is a dense forest, so very little sunlight falls on the forest floor। कह रहे हैं ये जो साल ट्री है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर पेड़ जो होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं, और लंबे लंबे होने की वजह से क्या होते हैं, काफी मतलब एक दूसरे के एकदम पास रहते हैं, तो एकदम घना जंगल रहता है। और घना जंगल होने की वजह से क्या होता है, सन की लाइट हमारे जो ये फॉरेस्ट का फ्लोर है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है।
ठीक है, तो देख रहे हो दिन का समय है और सूर्य निकले हुए हैं, लेकिन नीचे क्या हुआ है, नीचे एकदम अंधेरा अंधेरा है, कहीं कहीं पे रोशनी आ रही है। पहला टॉपिक जो हमारा मेन है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। पहला टॉपिक जो है वाई डिफॉरेस्टेशन, आखिर डिफॉरेस्टेशन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों उस समय के लिए बहुत ही जरूरी था, क्यों डिफॉरेस्टेशन आखिर हुआ। डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन देखो लिए लिखे हैं यहाँ पे, द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट का एकाएक खत्म हो जाना, फॉरेस्ट का एकाएक खत्म हो जाना ही डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, द प्रोसेस बिगैन मेनी सेंचुरीज अगो, but under colonial rule it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। एकाएक हमारे फॉरेस्ट का खत्म हो जाना ही क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। ठीक, कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन कोई रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले से प्रॉब्लम होती आई है, लेकिन जब कॉलोनियल रूल आया तब यहां पर डिफॉरेस्टेशन भारी मात्रा में होना शुरू हुआ। कह रहे हैं अब हम देखने चल रहे हैं कि आखिर कॉलोनियल पीरियड में डिफॉरेस्टेशन के क्या मेजर कारण थे, मेजर रीजंस जो थे वो हम देख रहे चल रहे हैं। तो पहला रीजन है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड को इम्प्रूव्ड बनाने के लिए, लैंड को और फर्टाइल बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन हुआ। ठीक है, क्यों हुआ देखते हैं। In 1600, approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. 1600 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उस समय 1/6 of India's land mass was under cultivation. कल्टीवेशन का मतलब ये नहीं कि वहां पे पेड़ लगे हुए हैं, वहां पे जंगल है। कल्टीवेशन का मतलब होता है कि वहां फसल उगाई जाती है, और फसल उसी को कहते हैं जिसे हम कट करते हैं कुछ दिन बाद और उसके ग्रेन्स को खाते हैं और फिर से वहां पर एक दूसरी फसल उगाते हैं, तो ये होता है कल्टीवेशन। तो कह रहे हैं 1600 में 1/6 पार्ट, ये टोटल पार्ट है 6, तो उसमें 1 पार्ट में कल्टीवेशन होता था 1600 में। नाउ दैट फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ, और अब क्या हो गया है 3/6। यदि टोटल पार्ट 6 है तो उसमें 3 पार्ट में कल्टीवेशन हो रहा है। As population increased over the centuries and the demands for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land in the breaking new land। यहीं तक देखते हैं। तो कह रहे हैं जिस तरीके से, जैसे इसके पहले हम लोग पॉपुलेशन पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन इंडिया की लगातार बढ़ती जा रही है, और तुमने बताया कि चाइना को ओवरटेक इंडिया ने कर दिया है ड्यू टू कोरोना। तो बात यह हुई कि जिस तरीके से पॉपुलेशन उस समय बढ़ रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो फूड की डिमांड बढ़ रही है। भाई फूड कहां से आएगा, फूड कहां से आएगा, तो ये जो फसल उगाएंगे, कल्टीवेशन करेंगे, वहीं से फूड आएगा, वहीं से गेहूं चावल ये सब आएगा। तो पीजेंट्स ने क्या किया, कल्टीवेशन की बाउंड्रीज को बढ़ा दिया। पीजेंट्स मींस फार्मर्स ने कल्टीवेशन की बाउंड्रीज को बढ़ा दिया। भाई कहां बढ़ाएंगे, जाके समुद्र में तो बढ़ाएंगे नहीं कल्टीवेशन की बाउंड्री को, तो उन्होंने फॉरेस्ट को कट करना शुरू किया। ठीक है, फॉरेस्ट को कट करके उसको कल्टीवेशन के अंडर ले आए। इन द कोलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपैंडेड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। कोलोनियल पीरियड में कल्टीवेशन, ये जो खेती का काम शुरू हुआ, ये काफी रैपिड रेट से हुआ, काफी तेज रेट से हुआ। फर्स्ट क्यों हुआ, फर्स्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton। पहला रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे ये क्या किए, कल्टीवेशन को डायरेक्ट बढ़ावा दे रहे थे। कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जिनको बेच करके हम पैसे कमा सकते हैं, उसको कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे जूट है, सुगर है, वीट और कॉटन है। इन सबको बेच करके अच्छा मुनाफा कमाने की सोच थी ब्रिटिशर्स की, इस वजह से कल्टीवेशन को बढ़ावा दे रहे थे ब्रिटिशर्स इंडिया में। द डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज्ड इन 19th century यूरोप, वेयर food grains were needed to feed the growing urban population
एंड रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, कह रहे 19th सेंचुरी में इन क्रॉप्स की डिमांड बहुत ही बढ़ रही थी और यूरोप में क्या हो रहा था, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी। यूरोप कॉन्टिनेंट में अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो वहां फूड ग्रेन्स की आवश्यकता थी, तो यहां से फूड ग्रेन्स जाता था और कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रीजन कि आखिर कल्टीवेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इनकरेज करते थे पीजेंट्स को कि आप कल्टीवेशन एकदम जोरों से करिए, जोर शोर से करिए, काफी तगड़े से करिए अपना कल्टीवेशन का कार्यक्रम। सेकेंड, इन द अर्ली 19th century द colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. So between 1880 and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectare. तो बात ये है, सेकेंड रीजन क्या बता रहे हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी में कॉलोनियल रूल जो था, उसके जो वो हुआ करते थे, जो अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव बताया। कहा इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है स्टेट का, इसको यदि हम कल्टीवेशन में चेंज कर दें, कल्टीवेटेड लैंड में चेंज कर दें, तो यहाँ से जो हम क्रॉप्स उगाएंगे वो जाकर के बेचेंगे और स्टेट की इकोनॉमी बेहतर होगी। तो ये भी एक रीजन था कि फॉरेस्ट क्लियर हुए, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट हुए। तो 1880 और 1920 में जो कल्टीवेटेड एरिया था वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर का ग्रोथ किया। मतलब कल्टीवेटेड एरिया बढ़ रहा है और फॉरेस्ट के एरिया कम हो रहे हैं। We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that for land to be brought under the plow, forests have to be cleared. हम हमेशा से कल्टीवेशन को प्रोग्रेस के साइन के रूप में देखते हैं कि हमारा भारत प्रोग्रेस कर रहा है यदि कल्टीवेशन बढ़ रहा है, लेकिन कल्टीवेशन तभी बढ़ सकता है जब, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कल्टीवेशन तभी बढ़ेगा जब फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, तभी तो कल्टीवेटेड एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये बॉक्स 1 क्या है, सोर्स ए क्या है, इसको रीड कर लेना। ठीक है, और ये फिगर 2 जो कि जॉन डाउसन द्वारा बनाया गया है, इसको पढ़ लेना। शाम को बताना हमें ये आखिर पढ़े क्या। तो ठीक है, तो पहला रीजन समझ में आ गया कि डिफॉरेस्टेशन कॉलोनियल पीरियड में क्यों हो रहा है। पहला क्या था, तो लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड को इम्प्रूव बनाने के लिए, लैंड को कल्टीवेटेड एरिया में चेंज करने के लिए कॉलोनियल रूलर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया। दूसरा रीजन है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। ये स्लीपर क्या होता है, तो वुडन, यहां देखो लिखा है वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक्स इन पोजीशन। जो वुडन प्लैंक्स हैं हमारे, अभी तो हम लोग के सीमेंटेड यूज होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब नई अपने यहाँ रेल आई थी, रेलगाड़ी आई थी, तो जो 2 ट्रैक्स होते हैं हमारे, जिस पर ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, उन ट्रैक्स को होल्ड करने के लिए, एक पोजीशन पर स्टिल रखने के लिए, स्टेशनरी रखने के लिए, उसमें क्या यूज किया था, लकड़ी के स्लीपर्स यूज किए जाते थे। और वो लकड़ी जो रहती थी, वुडन प्लैंक रहता था, वो इन ट्रैक्स को अच्छे से अपने में जकड़े रहती थी। मतलब उसमें वो कील वगैरह डाल करके उसको अच्छे से पैक कर दिया जाता था, जिससे वो जो ट्रैक हो वो भागे ना। ठीक है, तो एक ये रीजन था कि फॉरेस्ट के जो भी हमारे जो ये पेड़ से जो भी वुड वगैरह निकलते थे, इसको अच्छे से काट छांट करके जो 2 ट्रैक्स होते हैं ट्रेन के, जो इस पर ट्रेन गुजरती है, इसको क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए बीच बीच में क्या करते थे, वुडन प्लैंक लगाए जाते थे, उन्हीं को स्लीपर कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्टिंग साल लॉग्स इनटू स्लीपर्स इन द सिंघभम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर में 1897। छोटा नागपुर, यहाँ पर देखो
यहाँ पे एक फॉरेस्ट है और ये वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इन फॉरेस्ट के पेड़ को कट कर रहे हैं और उसको स्लीपर में चेंज कर रहे हैं। आदिवासीज वर हायर्ड, ठीक है, ये अंग्रेज काम नहीं करते थे, यहीं के लोगों से काम कराते थे। आदिवासीज वर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज एंड मेक स्मूथ प्लैंक्स विच वुड सर्व एज स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। आदिवासीज को हायर किया जाता था और कहा जाता था आइए आप कट करिए। एट द सेम टाइम दे वर नॉट अलाउड टू कट दीज ट्रीज टू बिल्ड दियर ओन हाउसेज, ठीक है, कट करना है लेकिन एक रेलवे डिपार्टमेंट के लिए, वहां पर इन ट्रैक्स को होल्ड करने के लिए, ये नहीं कि आपने कट किया और अपने हाउस में लेते गए, अपने घर लेते गए अपना घर बनाने के लिए, तो ऐसा काम आप नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर दंडित होंगे, ऐसा कॉलोनियल रूलर्स द्वारा कहा गया। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बाय द अर्ली 19th century ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। कह रहे हैं अर्ली 19th century में क्या हुआ, इंग्लैंड में ओक का जो ट्री था वो डिसअपियर होने लगा, गायब होने लगा। दिस क्रिएटेड भाई गायब ऐसे नहीं होता है, गायब मतलब उसको कट किया गया था बहुत ज्यादा। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब इंग्लैंड में ओक ट्री डिसअपियर होने लगे, वहां पे ओक ट्री की कमी होने लगी, तो और ओक ट्री का ये लोग क्यों यूज करते थे तो नेवी को देते थे, नेवी, ठीक है, उससे नेवी अपने वो नाव वगैरह बनाते थे, ठीक है, जिससे उसमें समुद्र में जाकर के पता करते थे कोई दूसरा देश इन पर अटैक तो नहीं करने वाला है। तो जब ये ओक ट्री वहां पर खत्म होने लगे तो उन्होंने क्या किया, हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर, हाउ कुड इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप्स। तो इनके सामने बहुत बड़ी समस्या आई कि अगर टिम्बर मतलब लकड़ी होता है, ठीक है, अगर ओक की सप्लाई नहीं हो रही है, ओक की सप्लाई इंग्लैंड से नहीं हो रही है, इंग्लैंड में ओक ट्री खत्म हो जा रहे हैं, तो यहाँ की जो नेवी है ये कैसे अपने नाव बिल्ड करेगी, क्योंकि ये बहुत ही ड्यूरेबल टिम्बर होता है, बहुत ही अच्छा टिम्बर होता है, ज्यादा दिन तक चलता है, ठीक है। तो इससे इंपीरियल पावर जो है, जो ब्रिटिश की पावर है, ये किस तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगी, ये इन लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। बाय द 1820s सर्च parties were sent to explore the forest resources of India. 1820 में इंग्लैंड से एक पार्टी आई और यहाँ पर फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट थे उनको क्या किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या कोई ओक ट्री का यहाँ पर रिप्लेसमेंट मिल सकता है क्या, भाई इंग्लैंड में खत्म हो रहा है, क्या यहाँ पर ओक ट्री का कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए तो मजा आ जाए। Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. और 10 साल के अंदर ही उन्होंने ढूंढ लिया और बहुत सारे फॉरेस्ट को फेल किया गया, फॉरेस्ट को काटा गया, वो गिरे और मैसिव स्केल में यहां से एक्सपोर्टेशन होने लगा, यहां से टिम्बर जाने लगा। समझ में आ रहा है। द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। 1850 के आते आते रेलवे आ गई थी और इससे और ही ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ गई। रेलवेज वर इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। रेलवे जो थी वो काफी ही इसेंशियल थी, ठीक है, गरीबों का रथ कहा जाता है इसे रेलवे को, ठीक है, गरीबों की सवारी कहा जाता है, क्योंकि रेलवे में काफी कम पैसे में आप लंबी लंबी दूरियां तय कर सकते हैं, ठीक। जनरल क्लास में हम बता रहे हैं, ये नहीं कि एसी का टिकट दे के बताओ सर देखिए कितना महंगा है, ऐसा नहीं। जनरल वाला आप लंबी से लंबी दूरियां बस से जाएंगे या फिर अपनी व्हीकल से जाएंगे तो ज्यादा खर्चा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यदि ट्रेन कर लेते हैं तो कम पैसे में आप पहुंच सकते हैं। और कभी कभी जो टीटी रहता है अगर वो ना पकड़े तो फ्री में आप पहुंच सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक डेंजरस एक्ट बन सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक, लेकिन बहुत लोग कर लेते हैं, फ्री में पहुंच जाते हैं, ठीक। तो the spread of railway from the 1850s created a new demand. Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. तो रेलवेज बहुत ही जरूरी हो गई थी जिससे यहाँ इनका ट्रेड अच्छे से चल सके और इंपीरियल ट्रूप्स मतलब वहां से जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और यहाँ से वहां पे जाएं तो इनका मूवमेंट जो था वो आसानी से हो सकता था। To run locomotives wood was needed as fuel
and to lay railway lines, sleepers were essential to hold the tracks together. Each mile of railway track required between 1760 and 2000 sleepers. यहाँ पे एंड से लिखा होगा 2। ठीक, तो कह रहे हैं कि उनके मूवमेंट के लिए काफी जरूरी था। और इस वुड से फ्यूल जनरेट होता था, क्योंकि पहले तुम जानते हो कि पहले इंजन जो था वो हमारा वो इलेक्ट्रिक या फिर डीजल वगैरह से नहीं चलता था, इन्हीं फ्यूल से चलता था, कोयले से चलता था। तो ये लकड़ी की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ी। और स्लीपर्स तुम्हें बता दिए, एक वुडन प्लैंक जो ट्रैक्स को होल्ड किए रहता है, तो उसके लिए वुड्स काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड हुई इनकी। और ईच माइल एक माइल में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो लगभग 1.5 किलोमीटर में आपका 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर्स तक यूज हुई। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि कितने ज्यादा लकड़ी का यूज होता था उस समय, कितने ज्यादा फॉरेस्ट कट किए जा रहे थे उस समय इन स्लीपर्स की वजह से। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. By 1890, about 25,500 kilometers of track had been laid. In 1946, the length of tracks had increased to over 765,000 kilometers. As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. कह रहे हैं जिस तरीके से इसमें ईयर वगैरह दिए हैं और बता रहे हैं कि ईयर बाय ईयर हमारे जो ट्रैक्स हैं, जो रेलवे लाइन है, वो क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे रेलवे लाइन बढ़ेगी वैसे वैसे वुडन प्लैंक की डिमांड भी बढ़ेगी और वैसे फॉरेस्ट को कट किया जाएगा। एज अर्ली एज 1850s in the Madras Presidency alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers. ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको हम इस समय चेन्नई के रूप में जानते हैं, तो वहां 35,000 ट्रीज पर ईयर कट किए जा रहे थे स्लीपर के लिए। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगैन कटिंग ट्रीज indiscriminately. Forest around the railway tracks fast started disappearing. तो क्या कि कॉलोनियल ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कुछ लोगों को और कहा कि आप कट करके हमें वुड पहुंचाइए और उसका कुछ पैसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि रेलवे लाइन के आसपास जितने भी फॉरेस्ट दिखाई दे रहे थे सब के सब डिसअपीयर होने लगे, कुछ ही दिन में गायब होने लगे। देखो हाथी का यूज करके एलिफेंट्स पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर एट अ टिम्बर यार्ड इन रंगून। ठीक है, तो ये देखो शायद शिप में लादा जा रहा है इधर। ठीक है, और यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, इनके यूरोप चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा। एलिफेंट्स पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर एट अ टिम्बर यार्ड इन रंगून। In the colonial period, elephants were frequently used to lift heavy timber both in forest and at the timber yards. ठीक है, तो इस तरीके से हाथी का यूज ये लोग करते थे भाई। ये एक्टिविटी कर लेना, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये सोर्स बी रीड करना तुम खुद से। यहां पर देखो फिगर 6 क्या क्या दिया हुआ है। फिगर 6 ये है तुम्हारा वुमेन रिटर्निंग होम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यूल वुड। वुमेन क्या कर रही हैं, फ्यूल वुड को लेकर के, कुछ लकड़ियों को लेकर के अपने चूल्हा जलाने के लिए जंगल से वापस आ रही हैं। ट्रक कैरिंग लॉग्स, ट्रक ने ये क्या किया है, लॉग्स जो लकड़ी है इसको अपने ट्रक में लोड किया है। When the forest department decided to take up an area for logging, one of the first thing it did was to build wide roads so that trucks could enter. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब भी किसी भी फॉरेस्ट को क्लियर करने की बात होती थी कि फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ की लकड़ियों को हम अपने ट्रैक्स में यूज करेंगे या फिर यूरोप भेजेंगे, जो भी करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते थे, वहां पर एक रोड बनाई जाती थी जिससे ट्रक क्या करे, वहां पर एंटर हो सके, वहां से चीजों को ले जा सके। कंपेयर दिस टू द फॉरेस्ट ट्रैक्स along which people walk to collect fuel wood and other minor forest produce.
मेनी सच ट्रक्स ऑफ वुड गो फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज टू बिग सिटीज। कह रहे हैं कि दोनों के ट्रैक को कंपेयर करो, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक हमारा ये है, ठीक है, और एक ट्रैक ये है जिससे पर्सन लोग अपना फ्यूल वुड लेकर के आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये वाइडर है प्लस स्मूथ है, ठीक है, लेकिन ये हमारा ये वाइडर नहीं, ये बहुत ही नैरोवर है और यहाँ पर कुछ आपको कंकड़ मिल सकते हैं, कुछ कांटे मिल सकते हैं। तो ये है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। लास्ट टॉपिक आज का हमारा है प्लांटेशंस, ठीक है। दो रीजन हम लोगों ने पढ़ा। पहला है कि ब्रिटिशर्स का मानना था कि लैंड को इंप्रूव बनाने के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दूसरा रीजन था स्लीपर्स को बनाने के लिए हम लोग प्लांट को कट कर रहे हैं, ब्रिटिश का ये कहना था। तीसरा रीजन है डिफॉरेस्टेशन का, प्लांटेशंस। गजब का रीजन है, डिफॉरेस्टेशन के लिए प्लांटेशन कर रहे हैं, ये रीजन दे रहे हैं। देखते हैं लार्ज एरियाज ऑफ, अब देखते हैं किस चीज का ये लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। भाई डिफॉरेस्टेशन का रीजन क्या दे रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें न्यू प्लांट्स लगाने हैं, तो वो प्लांट्स लगाने में इनका कोई फायदा है तभी लगा रहे हैं भाई। Large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantation to meet Europe's growing need for these commodities। ठीक है, मतलब अपने यूरोप वासियों के लिए चिंतित हैं। यहाँ के फॉरेस्ट को कट करके यहाँ पे किस चीज के प्लांट लगवा रहे हैं, तो टी के, कॉफी के और रबर के। और ये क्यों लगवा रहे हैं, क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और उनकी डिमांड इस कमोडिटी के लिए बढ़ रही है। The colonial government took over the forest and gave vast areas to European planters at cheap rates। यहाँ की जमीनों को उनको बेच दिए कि कम से कम दाम में कि आइए आप यहाँ पर प्लांटेशन करिए और यहाँ से क्रॉप्स वगैरह को ले जाकर के वहाँ बेचिए और वहाँ की डिमांड को फुलफिल करिए और अपना फायदा भी कमाइए। These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea और कॉफी। तो यहाँ के फॉरेस्ट के जितने भी प्लांट थे उनको कट करके ये टी, कॉफी और रबर के प्लांट लगाए गए। यहाँ पर देखो एक ब्रांड दिया गया है, प्लीजर ब्रांड टी। तो इस तरीके से ही इतना ही हम लोग का टॉपिक है आज का। कल हम लोग सेकेंड टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो भाई साहब आज जितना भी पढ़ाया गया है, ठीक है, आ जाते हैं अपने तो आज जो तुमको 3 टॉपिक, 1 मेन टॉपिक और उसमें 3 सब टॉपिक हैं, इसको जो भी पढ़ाया गया एक बार खुद से रीडिंग कर लेना, 5 मिनट लगेंगे रीडिंग करने में। और जो भी डिफिकल्ट तुमको लगा है उसको शाम को पूछ लो, वरना एक अच्छी समरी दे दो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।